कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कहानी की मेन लीड जिसका नाम दो ही होता है वो घबराते हुए भागती है और कहती है कि मैं इस समय चारों तरफ कोहरे से ढकी हुई हूँ। इस समय मेरा कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, या फिर मेरे चारों तरफ मेरे दुश्मन ही भरे हुए हैं। दो ही अपने आप से ये सारी बातें कह रही होती है, तभी सामने से कोई आता है जिसे देखकर दो ही सोचती है कि क्या वो एक डेविल हो सकता है या फिर एंजल, क्या वो मुझे मारने आया है या फिर मुझे बचाने। ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और हम जंगल के बीच में एक झोपड़ी को देखते हैं जिसमें कई सारे लोग होते हैं और वो अपने गॉड से प्रे करते हैं। वे अपने गॉड से कहते हैं कि गॉड उनकी हिफाजत करे, क्योंकि यहाँ की जो बुरी आत्माएं हैं वो यहाँ के लोगों को बहुत ही परेशान कर रही है। इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनकी गॉड उनकी हिफाजत करे, इसलिए वो प्रे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक डेमोन आता है जो पूरे ब्लैक कलर के आउटफिट में होता है और उसने अपना आधा फेस भी कवर कर रखा होता है। जैसे ही डेमोन वहाँ पे जाता है, वहाँ की दीवारों पे ब्लड से कुछ लिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी डेमोन को उसके सामने एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उस लड़की के फादर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप प्लीज हमें छोड़ दो। डेमोन फिर भी आगे बढ़ता है और उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो उसके हाथों में एक क्रॉस का साइन देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। आगे बढ़ने के बाद वो कुछ मैजिक करता है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ आग जलने लगते हैं और जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है उसकी सारी यूनिफॉर्म बदल जाती है। बाहर निकलने के बाद डेमोन कहता है कि कैथलिक मानते हैं कि मनुष्य के 3 प्रकार के एनिमी होते हैं। फर्स्ट, इंसान की बॉडी, सेकंड, इंसान की फिजिकल लाइफ एंड थर्ड, बुरी आत्माएं। ये कहते कहते डेमोन एक मछुआरे के पास जाता है। वो दूर से ही मछुआरे को देखता है कि मछुआरे ने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी है। वो मछुआरे के पास जाता है, उसे लालच देता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अगले 10 सालों तक आसानी से खा सकते हो। इतना कहकर वो कुछ मैजिक करता है जिसकी वजह से नदी की सारी मछलियाँ ऊपर उड़ने लगती है और मछुआरे उन मछलियों को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। ये सीन देखकर मछुआरे को खुशी पर अजीब सी फीलिंग महसूस होती है और वो डेमोन को अलग अलग जादुई चीजों से कंपेयर करने लगता है। वो उसे बोलता है कि क्या तुम एक गॉब्लिन हो या फिर 9 पैरों वाली फॉग या फिर एक ड्रैगन किंग। डेमोन ये सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसी चीजों के साथ कंपेयर कैसे कह सकते हो। इतना कहकर डेमोन उसे बताता है कि वो एक बुरी आत्मा है। इसके बाद डेमोन फिर से जादू करता है और नदी से एक बहुत बड़ी मछली उछलते उछलते उस मछुआरे की गोद में जाकर गिरती है। इस समय मछुआरा बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेमोन कहता है कि अगर तुम ऐसी लाइफ चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी लाइफ दे सकता हूँ जिसमें तुम्हें 10 सालों तक खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं वापस आऊंगा, तब तक तुम मर जाओगे और मैं तुम्हारी आत्माओं को जहन्नुम में भेज दूंगा। क्या तुम्हें ये लाइफ चाहिए? मछुआरा इस समय लालच में अंधा हो गया होता है और वो डेमोन के सारी बातों को मान लेता है। फिर डेमोन उस मछुआरे से एग्रीमेंट पेपर पे साइन करा लेता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ। इंसान बहुत ही लालच होता है और उसके लालच की वजह से ही हम जैसे आत्माएं आती हैं और उनका फायदा उठाती हैं। इसमें हम आत्माएं अकेली दोषी नहीं होती है, इसमें लालची इंसान भी शामिल होते हैं। अब हम कोरिया के CEO फंक्शन अवार्ड को देखते हैं। यहाँ पे हम कहानी की मेन लीड दो ही को देखते हैं जो कि ड्रिंक टेबल के पास ही खड़ी होती है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और उससे एक ड्रिंक मांगता है और कहता है कि मुझे ऐसी ड्रिंक देना जिसमें अल्कोहल ना हो। यहाँ पे डोडोई उसे खुशी खुशी ड्रिंक दे देती है और कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि पार्टी में आए लोग अल्कोहल वाली ड्रिंक को कम पियेंगे। यहाँ पे ये पर्सन डोडोई को एक पार्ट टाइमर समझता है, इसलिए वो उसके सामने अपने पैसों का रोब झाड़ने के लिए अपनी कार्ड उसे दे देता है और कहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। मुझे सुंदर लड़कियों को लाइन में खड़ा कराने से मेरे दिल में दर्द हो जाती है। डोडोई इस पर्सन की सारी हरकत आराम से देखती है। तभी स्टेज से अनाउंस होता है कि इस साल की बेस्ट CEO डोडोई को स्टेज पे बुलाया जाता है इस साल के बेस्ट CEO का खिताब देने के लिए। स्टेज पे जाने से पहले डोडोई उस पर्सन को एक नंबर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मेरे असिस्टेंट से बात कर सकते हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम किसी बात से परेशान हो जाओ जिससे तुम्हारे बाल झड़ जाएं। इतना कहकर डोडोई स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उस पर्सन के पास एक लड़का जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है वो कितनी ज्यादा अमीर है? वो मिराई ग्रुप की प्रिंसेस है और वो इतनी ज्यादा अमीर है कि इसे हमारी दुनिया का डेविल कहा जाता है। डोडोई स्टेज पे जाने के बाद अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम फिर से डोडोई को देखते हैं। इस समय डोडोई एक आर्टिकल को पढ़कर परेशान हो रही होती है क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर उसके प्रोडक्ट को लेकर काफी गलत चीजें लिखी हुई थी। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से इसके बारे में बात करती है तो उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि आप चिंता मत करें, जिसने भी ये किया है उसको मैं सामने ला कर रहूंगी। ये दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है। तभी डोडोई के पास चेयरमैन अलमाइटी चू का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें डेट पे जाना है, ये बात तुम्हें याद तो है ना? तो डोडोई साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि वो नहीं जाएगी। तो चेयरमैन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुम डेट पे नहीं जाओगी तो मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। ये सुनकर डोडोई मान जाती है और उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि आप चले जाओ, वहाँ पे जाकर आपको सिर्फ बैठना ही तो है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम डेमोन को देखते हैं। इस समय डेमोन का नाम जोंगुक वॉन होता है। ये जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ वॉचेस ही वॉचेस होती हैं। दरअसल ये जितने भी वॉचेस हैं ये
सिंपल वॉचेस नहीं है, ये लोगों की टाइम लिमिट है। जब लोग मर जाते हैं तब उनका वॉच यहाँ से खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमें गुंडे को देखते हैं, जहाँ पे उसका बॉडीगार्ड आकर कहता है कि सर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो वो उससे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे रख लो, मैं इसे देख लूंगा। इसके बाद इसका ये आदमी बाहर चला जाता है। अभी यहाँ पे ये समय रुक जाता है, तभी सामने से गुवन आता है। गुवन को देखकर उससे वो पूछता है कि क्या मेरा समय यहीं पे खत्म हो गया? तो गुवन उससे कहता है कि हाँ, तुम्हारा समय यहाँ पे खत्म हो गया है। ये सुनकर वो पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहता है, बट गुवन ये साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पे ये पर्सन मरना नहीं चाहता है, इसलिए वो गुवन पे हमला करने लगता है। बट गुवन तो एक डेमोन होता है, इसलिए उस पर्सन के वार का इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो आसानी से इस पर्सन की जान लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम उन वॉचेस को देखते हैं जिनमें से एक वॉचेस जलकर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम दुदोई को एक रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे इस रेस्टोरेंट का मैनेजर कहता है कि आज पूरा रेस्टोरेंट किसी ने बुक कर लिया है। तो दुदोई कहती है कि आखिर क्या जरूरत है अलमाइटी जू को कहने के लिए कि आज मेरा बर्थडे है। इसके बाद वो मैनेजर को कहती है कि जिसने ये रेस्टोरेंट पूरा बुक किया है मैं उसी की ही गेस्ट हूँ। इसलिए मैनेजर दुदोई को उस पर्सन के पास लेकर चला जाता है जिसने रेस्टोरेंट पूरा बुक करा था, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गुवन होता है। दुदोई गुवन के पास जाकर बैठ जाती है। पहले तो वो गुवन को इग्नोर करती है, बट जब वो उसे देखती है उसे देखकर वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है और इसके बाद वो गुवन से बातें करने लगती है, जहाँ वो बताती है कि उसे किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही प्यार करती है। ये सुनकर वो गुवन को रिप्लाई करता है कि तुम चाहे किसी से भी प्यार करो या फिर ना करो, इससे मुझे क्या करना है। दुदोन यहाँ पे थोड़ा सा रूड बातें करता है, इसलिए दुदोई यहाँ से जाने का फैसला करती है। बट तभी अलमाइटी चू उसे मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हारा डेट कैसे चल रहा है। इसलिए वो 30 मिनट का टाइमर स्टार्ट करती है और उससे बातें करने लगती है। तो गुवन उसे कहता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे से खाना खाने के लिए आया हूँ। तो दुदोई इसे कहती है कि तुम मुझे एक मिरर समझो, तुम जैसा कहोगे मैं रिफ्लेक्ट वैसा ही करूंगी। एक्चुअली में इनके बीच यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि दुदोई गलत लड़के से मिलने आ जाती है। दुदोई को जिस लड़के से मिलना था वो बगल के रेस्टोरेंट में था और वो दुदोई के प्रोफाइल को देख भी रहा था। और फिर से हम दुदोई को देखते हैं। दुदोई अपना कार्ड गुवन को देती है और गुवन से उसका कार्ड मांगती है और कहती है कि तुम क्या करते हो। तब गुवन उसे कहता है कि मैं सुंगुल फाउंडेशन से हूँ, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है, जैसे कि डांस, म्यूजिक। तो दुदोई कहती है कि अच्छा, तो तुम ट्रेडिशनल चीजों पे काम करते हो। ये दोनों आपस में थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद दुदोई कहती है कि मेरा टाइम खत्म हुआ, अब मैं जा रही हूँ। दुदोई जैसे ही यहाँ से जा रही होती है, सामने से वेटर केक लेकर आ रहा होता है और उसके पीछे उसी गुंडे के आदमी होते हैं जो गुंडा कुछ टाइम पहले ही मर गया। तभी वो गुंडे उसे धक्का दे देते हैं और केक हवा में उछलकर दुदोई की तरफ जाने लगता है। ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि ये केक दुदोई के ऊपर जाकर गिरेगा ही, बट तभी गुवन वहाँ पे आता है और केक और दुदोई दोनों को एक साथ बचा लेता है। इस समय ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और दुदोई बहुत ही प्यार से गुवन को देखती है। गुवन दुदोई से कहता है कि हम इस समय बहुत ही करीब हैं। ये सुनकर दुदोई शर्मा जाती है और वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। दुदोई वॉशरूम में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ गुवन के बारे में सोचती है और कहती है कि शायद मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए गुवन मुझे देखता ही रह गया। फिर वो नोटिस करती है कि उसके कपड़े पे केक गिरा हुआ है, इसलिए वो उस केक को साफ करने लगती है। दूसरी तरफ हम गुवन को देखते हैं जो कि केक बचाकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि ये केक उसका फेवरेट होता है। वो आराम से बैठकर इस केक को खाने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ पे वो गुंडे आ जाते हैं और उसे ऐसे करने से रोक लेते हैं और साथ ही वो गुवन के केक को बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर देते हैं, जिससे गुवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सबसे लड़कर उन सभी को पेपर के अंदर कैद कर देता है। तभी वॉशरूम से दुदोई बाहर आ जाती है और कहती है कि ये क्या तुमने मेरे बिना एक केक को कट कर दिया? आज तो मेरा बर्थडे था ना। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम्हारा बर्थडे आज हो या फिर कल, उससे मुझे क्या करना है। ये सुनकर दुदोई गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुवन बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाकर मैजिक करता है और यहाँ पे जितने भी पेपर में कैद हुए लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब फिर से हम दुई को देखते हैं जो कि कार से अपनी कंपनी की तरफ जा रही होती है। तभी हमें ये बताया जाता है कि कैसे अलमाइटी जू ने दुई को अडॉप्ट करा। जब दुई 11 साल की थी तब उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तभी अलमाइटी जू ने दुई को अडॉप्ट करा और बिल्कुल एक फैमिली की तरह उससे प्यार करा। वो दुई को इतना पसंद करती थी कि उसके बिना अपना फैमिली फोटो भी नहीं खिंचवाती थी। अब फिर से हम दुई को देखते हैं जो कि कार के अंदर होती है। तभी उसके पास एक पर्सन फोन करता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है जिसे कि तुम कंपनी की ओनर बन सकती हो, बट उसके लिए हम दोनों को मिलना होगा। ये कहकर वो पर्सन फोन को रख देता है। तब दुई कहती है कि ये सिर्फ मुझे फंसाने की चाल है। तभी दुई के पास अलमाइटी जू की एक मैसेज आती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब हम हेल में ही मिलते हैं। वो पर्सन फोन को रख देता है। तब दुई कहती है कि ये सिर्फ मुझे फंसाने की चाल है। तभी दुई के पास अलमाइटी जू की एक मैसेज आती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब हम हेल में ही मिलते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और भागते भागते अलमाइटी जू के पास जाती है। वो अलमाइटी जू को देखकर ऐसा सोचती है कि शायद अलमाइटी जू मर गई और वो उनके हाथ को पकड़ के रोने लगती है। तभी अलमाइटी जू अपनी आंखें खोलती है और उसे बर्थडे विश करती है और वो उसके डेट के बारे में उससे क्वेश्चन करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा डेट कैसा गया। तो दुई उसे कहती है कि आप डेट के बारे में ना ही पूछो, मेरी डेट बहुत ही ज्यादा बकवास गई। वो लड़का बहुत ही ज्यादा रूड था। ये सुनकर अलमाइटी जू उस लड़की की फोटो को दिखाती है जो डेट पे गया था। उस लड़की की फोटो को देखकर दुई हैरान हो जाती है और वो बताती है कि जिस लड़के से मैं मिलकर आ रही हूँ ये वो लड़का नहीं है। तभी वहाँ पे वो असिस्टेंट आती है और वो बताती है कि मैंने गलती से आपको गलत रेस्टोरेंट बता दिया था। अब हम गुवन को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अब हम हॉल के अंदर कुछ डांसर को डांस करते हुए देखते हैं जहाँ गुवन भी आकर बैठ जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी उससे उसके दिन के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि आज मैं डेट पे गया था। ये सुनकर पीछे खड़ी एक डांसर रुक जाती है और कहती है कि डेट पे एक्चुअली ये लड़की गुवन से प्यार करती है और इसका नाम गायोन
गायवन होता है। इस समय गुवन के पास दोई की असिस्टेंट का फोन आता है, बट गुवन उस फोन को रिसीव नहीं करता है और बार बार उस फोन को काट देता है। दूसरी तरफ हम अलमाइटी जू को देखते हैं, जो कि दोई से कह रही होती है कि तुम केक को कट कर लो। जब वो केक को कट कर लेती है तब अलमाइटी जू उसे 2 रिंग देती है और कहती है कि एक रिंग तुम्हारे लिए है और एक रिंग तुम्हारे हस्बैंड के लिए है। अब हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि दोई के पास कॉल किया होता है फायदे के लिए। इस पर्सन के पास हम एक और पर्सन को आते हुए देखते हैं जिसके गले में खून होता है और ये पर्सन उस पर्सन को मार डालता है। अब फिर से हम गुवन को देखते हैं जो कि अपने मैजिक से एक बर्ड के अंदर जान डाल देता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पे गायवन आती है और गुवन से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है जिसके साथ वो डेट पे गया था। गुवन तो उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं देता है, बट उसके असिस्टेंट और गायन में थोड़ी सी बहस हो जाती है। उनकी आवाज से गुवन इरिटेट हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब हम दोई को देखते हैं जो कि बीच के पास होती है और अपने पास्ट लाइफ को याद कर रही होती है जब उसके पेरेंट्स उसके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो इस जगह पे बैठ जाती है और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम गुवन को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और अपने डेमोन वाले रूप में होता है। अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक न्यू आदमी की तलाश करता है। तभी हम दोही को देखते हैं जो इस समय इतनी सारी शराब पी ली होती है कि उसे खुद से उठा भी नहीं जाता है और वो वहीं पे बैठी टैक्सी को बुलाती है। तभी वहाँ पे टैक्सी वाला आ जाता है और वो टैक्सी के अंदर बैठ जाती है और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी दोही देखती है कि जिस टैक्सी को उसने बुक किया था वो टैक्सी तो उसके पास पहुंची ही नहीं है। तभी हम उस ड्राइवर के गर्दन पे देखते हैं। इस ड्राइवर के गर्दन पे वही निशान होता है जो कुछ टाइम पहले हम उस आदमी के गर्दन पे देखे होते हैं। दोही को इस पर्सन पे शक होता है और इससे पूछती है कि तुम कहाँ पे लेकर जा रहे हो। इस पर्सन को भी पता चलता है कि दोही को इस पे शक हो चुका है, इसलिए वो दोही को बेहोश करने की कोशिश करता है। तभी अचानक दोही सामने कार के अंदर एक ड्राइवर को देखती है जो मरा पड़ा हुआ होता है और दोही बेहोश होने की एक्टिंग करती है और जैसे ही दोही को मौका मिलता है उस जगह से वो भागने लगती है। और भागते भागते हम फिर से कहानी के स्टार्टिंग वाले पार्ट को देखते हैं जहाँ पे दोही कहती है कि मैं इस राह पे आ चुकी हूँ जहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं किस पर्सन पे भरोसा करूँ। फिर सामने से गुवन आते हुए दिखाई देता है और दोही डिसाइड करती है कि वो गुवन पे भरोसा करेगी, इसलिए वो पीछे जाकर उसके छुप जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बचाओ। तो गुवन कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, बट उसके लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। दोही कहती है कि क्या ये जगह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सही है। तो गुवन उससे कहता है कि जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अपने आप को खतरे में देखकर दोही उसके कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कर देती है और कहती है कि मैं बाद में साइन कर दूंगी चाहे कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, और अब तुम मुझे बचाओ। ये सुनकर गुवन सामने बढ़ता है और उस इंसान से लड़ता है और दोही कार के अंदर जाकर छुप जाती है। गुवन उस इंसान को मारते मारते उछालता है और वो इंसान कार के आगे वाले शीशे पे जाके गिर पड़ता है। ये सीन देखकर दोही थोड़ी सी घबरा जाती है, बट गुवन सामने आकर उसके हाथ को पकड़कर उसे बाहर निकालता है। पर तभी वो पर्सन कार से फुल स्पीड में उनके तरफ आने लगता है। ये सीन देखकर गुवन जादू करता है, बट उसका जादू काम नहीं करता है और इस सिचुएशन में गोई पुल से लटक जाती है। गुवन उसे हाथ देकर बचाता है और वो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। पानी के अंदर गुवन बेहोश होता है, इसलिए वो पानी के गहराइयों में जाने लगता है और दोही उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है और इसके हाथ को पकड़ती है और यहीं पे इन दोनों का जादू एक्सचेंज होता है। मतलब कि गुवन के पास जो मैजिक होती है वो उससे खत्म हो जाती है और जो उसका टैटू उसके हाथ पे बना हुआ होता है वो दोही के हाथ में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस समय गुवन और दोही किनारे पे होते हैं। गुवन अपने हाथ को देखकर बहुत ही टेंस हो रहा होता है क्योंकि उसके हाथ से वो क्रॉस का सिंबल चला गया होता है, जिसकी वजह से गुवन का मैजिक भी काम नहीं करता है। अब हम दोही को देखते हैं। जैसे ही दोही होश में आती है वो गुवन को देखकर कहती है कि अच्छा हुआ कि हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। ये कह के दोही कहती है कि मेरे सर में अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए वो अपने हाथ से अपने सर को दबाने लगती है। तभी गुवन की नजर दोही के हाथ पे जाती है। गुवन का जो टैटू होता है जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ होती है वह टैटू उसके हाथ से हटकर दोही के हैंड पे चला गया होता है, इसलिए गुवन दोही के हैंड को पकड़ता है। बट तभी समुद्र की लहरें पत्थर से टकराकर बहुत सारा पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है और तभी दोही के हाथ में बना हुआ टैटू चमकने लगता है और पानी की जो लहरें होती है वो रुक जाती है। ये सीन देखकर तो दोही पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो गुवन से पूछती है कि तुम कौन हो। इस समय गुवन भी काफी हैरत के साथ दोही को देखता है। वो सोचता है कि कुछ टाइम पहले तो मेरी मैजिक काम नहीं कर रही थी, अब अचानक से मेरी मैजिक काम कैसे करने लग गई। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। दोही इस सीन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो तभी चक्कर खाकर गिर जाती है, बट दोहन उसे गिरने नहीं देता है और उसे वो अपनी बाहों में ले लेता है। फिर सीन कट हो जाती है और हम फ्लैशबैक देखते हैं। ये उस समय का फ्लैशबैक होता है जब दोही और गुवन पानी के अंदर होते हैं और जब दोही गुवन को पानी से बाहर निकालने के लिए उसके हैंड को पकड़ती है, उसी टाइम गुवन का वो मैजिक टैटू दोही के हाथ में चला जाता है और ऐसा होने के बाद दोही बेहोश हो जाती है। तभी गुवन को होश आता है और गुवन उसे पानी से बाहर निकालता है। अब हम दोही को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। जैसे ही दोही को यहाँ पे होश आता है और वो उठकर बैठती है, उसे पिछली सारी बातें याद आने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि पिछले जो कुछ भी हो रहा था वो एक सपना था। दोही मिशन से कहती है कि इस टाइम मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी गुवन उसके सर को दबाने लगता है। गुवन को यहाँ पे अपने इतने करीब देखने के
बाद दोही को ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपना देख रही है, बट गुवन उसे बताता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये एक रियलिटी है। और उसके बाद वो उसकी केयर करने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं पे तुम्हें दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है ना। गुवन का ऐसा केयरिंग बिहेवियर देखने के बाद वो पूछती है कि मैं यहाँ पे कब से बेहोश हूँ। तब मिसेन उसे बताती है कि तुम पिछले 5 घंटों से यहाँ पे बेहोश हो और तुम्हें गुवन ही यहाँ पे लेकर आया था और तुम्हारी कंडीशन के बारे में इसी ने हमें बताया। यहाँ पे गुवन दोही का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा था, इसलिए मिसेन डॉक्टर को बुलाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। दोही गुवन से पूछती है कि यहाँ पे तुम आखिर किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ये सुनने के बाद गुवन सेम क्वेश्चन उससे करता है और कहता है कि तुम्ही ने तो मुझसे ऐसा कहा था कि जब भी हम अगली बार मिले तो तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करना। तो दोही गुवन से कहती है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, बट मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ इतने पोलाइट हो जाओ और तुम मेरी इतनी केयर करने लगो। फिर दोही गुवन से उस इंसान के बारे में बात करने लगती है जिस इंसान ने रात के समय में उस पर हमला किया था। तो गुवन उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस को सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए, पुलिस जल्दी उसे पकड़ लेगी। फिर गुवन दोही से कहता है कि क्या तुम इस समय ठीक हो। तो गुवन उसे कहते हैं कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे बदन में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके बाद दोही गुवन से पूछती है कि तुम कैसे हो। तो गुवन उसे रिप्लाई करता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ और तुम्हारे जगने का इंतजार कर रहा था। इतना कहकर वो उसके हाथ की तरफ इशारा करता है। फिर दोही अपने हाथ में बने हुए क्रॉस टैटू को देखती है और कहती है कि ये मेरे पास कैसे आया, ये कितना खराब टैटू है। इतना बोलकर वो उस टैटू को हटाने की कोशिश करती है और उसे रगड़ने लगती है और फिर वो पानी से भी उसे धोने लगती है। टैटू को मिटाने से गुवन दोही को मना करता है और कहता है कि इसे ऐसा मत करो, और ये कह के वो उसके हाथ को पकड़ने लगता है ताकि दोही उस टैटू को कुछ ना कर पाए। इसी खींचातानी में दोही को रात की सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे पानी हवा में रुक गया था, वो पानी के अंदर चले गए थे और सारी बातें उसे याद आ जाती है। और दोही यहाँ से उठकर जाने लगती है अपने हाथ में बना हुआ इस टैटू को हटाने के लिए, बट गुवन उसे जाने नहीं देता है। वो उसे कहता है कि ये मेरा टैटू है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसके साथ कुछ कर दो। मुझे नहीं पता कि मेरा ये टैटू तुम्हारे हाथ में कैसे गया, बट मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे टैटू के साथ कुछ भी करो। ये सुनकर दोही कहती है कि अगर ये तुम्हारा टैटू है तो मेरे हाथ में कैसे आया, और मैं नहीं चाहती कि ये टैटू मेरे हाथ पे रहे, इसलिए मैं इस टैटू को हटा कर रहूंगी। दोही यहाँ से किसी भी तरह जाके इस टैटू को अपने हाथ से हटाना चाहती थी, बट गुवन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता है। बार बार दोही गुवन से कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बट गुवन उसके हाथ को नहीं छोड़ता है। इसलिए दोही उसे मारने के लिए अपने हाथ को उठाती है, बट तभी दोही के हाथ का वो टैटू चमकने लगता है और गुवन की शक्तियाँ काम करने लगती है, जिससे कि वो उसके हाथ को अपने से कंट्रोल करने लगता है। इस समय दोही अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रही होती है और अपनी सारी एनर्जी लगाकर अपने हाथ को मूव कराने की कोशिश करती है, और तभी गुवन दोही के हाथ को छोड़ देता है, जिससे कि उसका मैजिक खत्म हो जाता है। बट दोही जो अपने हाथ को बहुत ही ताकत के साथ मूव कर रही होती है, उसका हाथ जाकर गुवन के गाल पे लगता है और उसे जोरदार तमाचा मिल जाता है। गुवन दोही से थप्पड़ खाने के बाद उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। तब दोही उसे कहती है कि तुमने मुझे नहीं बचाया था, मैंने तुम्हें बचाया था। ये दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि किसने किसे बचाया। तभी वहाँ पे मिसेन डॉक्टर को लेकर चली आती हैं। डॉक्टर दोही को चेक करते हैं और कहते हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक है, बस अभी इसे थोड़ी सी आराम करने की जरूरत है और उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगी। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी दोही गुवन से कहती है कि अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और इन दोनों से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है कि आप दोनों फर्स्ट टाइम एक डेट पे मिले थे और कल रात भी आप दोनों एक ही साथ थे, तो क्या आप दोनों अब शादी करने वाले हैं। इस पे दोनों ना कर देते हैं। इसके बाद दोही कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और गुवन कहता है कि मैं अपनी सिंगल लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये दोनों सच कह रहे हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस मिस सेन से पूछती है और मिस सेन उन्हें बताती है कि हाँ ये जैसा बता रहे हैं वैसे ये फर्स्ट टाइम डेट पे ही मिले थे। इसके बाद गुवन के पास एक मैसेज आता है और मैसेज से ये पता चलता है कि गुवन को बहुत ही जल्द किसी की जान लेनी है, मतलब कि किसी पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है और गुवन को जाकर उसकी जान लेनी है। इसलिए गुवन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस सिन पुलिस से कहती है कि आप प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताइएगा कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, इससे हमारी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और अलमाइटी जू को जब पता चलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाएंगी, इसलिए आप इस बात को किसी से ना ही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम गुवन को उसके ऑफिस में देखते हैं। गुवन जैसे ही ऑफिस में आता है वो देखता है कि उसका असिस्टेंट एक डेमोन वाली बुक को पढ़ रहा होता है, बट वो जैसे ही गुवन को ऑफिस के अंदर आते हुए देखता है वो उस बुक को छुपाने लगता है, बट इसे कुछ भी फायदा नहीं होता है क्योंकि गुवन ने पहले ही उस बुक को देख लिया था, इसलिए उस बुक को उससे मांगने लगता है। बट उसका असिस्टेंट उस बुक को उसे नहीं देता है और उस बुक को लेकर भागने लगता है और उस बुक को पढ़ने लगता है। ऐसे ही इस बुक को पढ़ते पढ़ते उसे एक पैराग्राफ मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई डेमोन अपने काम में गलती करता है, जैसे कि अगर किसी इंसान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और वो उसके सोल को नहीं ले आ पाता है या फिर वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा है, तब उसे पनिशमेंट दी जाएगी और उसकी पनिशमेंट ऐसी होगी कि उसे एक आग के अंदर डाल दिया जाएगा और ये आग कभी न खत्म होने वाली आग होगी। ये पढ़कर वो थोड़ा सा सैड हो ही रहा होता है, तभी गुवन उसके हाथ से उस बुक को छीन लेता है।
फिर इसका असिस्टेंट इसे कहता है कि हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, अब तो हम एक फैमिली की तरह हो गए हैं, तो आप मुझे इस बुक को क्यों नहीं पढ़ने देते हो। ये सुनकर गुवन उसके बात का रिप्लाई नहीं करता है और कहता है कि मैंने इस बुक को तो बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाया था, ये बुक तुम्हें कैसे मिल गई। तो उसे कहता है कि मैं तो बस सफाई कर रहा था और ये बुक मुझे मिल गई, वैसे इस बुक के अंदर क्या लिखा है। तो गुवन उसे बताता है कि इस बुक में मेरे बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई है, और इतना कहकर वो इस बुक को अपने लॉकर में ले जाकर रख देता है। फिर इसके बाद असिस्टेंट उसके पास जाके कहता है कि क्या ये सच है कि अगर आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो आपको जला दिया जाएगा। तो गुवन उसे कहता है कि हाँ ये सच है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे जला ही दिया जाएगा। फिर असिस्टेंट उसे पूछता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है, क्या ये एक दिन पे मिलता है या फिर हफ्ता या फिर महीना या फिर साल। तो गुवन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद गुवन दोई की कार्ड को बाहर निकालता है और उसे उस असिस्टेंट को दे देता है और कहता है कि मुझे इस लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ से पढ़ी है, इसका एक्स कौन है, इसका ब्लड ग्रुप कौन है, इसके बारे में मुझे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ये सुनकर गुवन का असिस्टेंट पार्क उससे कहता है कि आप इस लड़की के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहते हो, क्या ये वही लड़की है जिसके साथ आप कल डेट पे गए थे और जिसकी वजह से आप अपना फेवरेट केक ना खा पाए। तो गुवन उसे कहता है कि ये लड़की एक चोर है। ये सुनकर पार्क उससे कहता है कि ये लड़की चोर है, क्या इसने आपका दिल चुरा लिया। इसमें गुवन पार्क की बातों से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो उस पे मैजिक करने जाता है, तभी उसका मैजिक काम नहीं करता है और इसी टाइम पार्क उसके हाथ को देख लेता है। तो पार्क गुवन से कहता है कि आपका टैटू कहाँ गया, क्या सब कुछ ठीक है। गुवन बात को छुपाते हुए इधर उधर देखने लगता है, तभी पार्क को उस पे शक होता है और वो पानी उसके ऊपर फेंक देता है। ये देखकर गुवन मैजिक करता है, बट उसका मैजिक तो चला गया होता है, इसलिए वो पानी से पूरी तरीके से भीग जाता है। जब गुवन इस टाइम जादू नहीं कर पाता है, तब पार्क इस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वो गुवन से पूछता है कि आपका मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या हुआ आपके साथ। तो गुवन कहता है कि पता नहीं यार, मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। ये सुन के पार्क कहता है कि अगर आपका मैजिक काम नहीं कर रहा है तो आप सोल कैसे कलेक्ट करोगे और अब आप हमारी सैलरी कैसे दोगे, मैंने हाल ही में लोन पे कार लिया था, अब मेरा क्या होगा। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम्हें तुम्हारी कार की पड़ी है, मेरे साथ क्या हुआ इसका तुम्हें टेंशन नहीं है। तो पार्क कहता है कि किस में आपकी शक्तियाँ चली गई हैं। तो गुवन कहता है नहीं, मैंने अपनी शक्तियों को किसी को कुछ टाइम के लिए दे दिया है। इसके बाद पार्क दोई की कार्ड को दिखाते हुए कहता है कि क्या यही वो लड़की है जिसने आपकी शक्तियों को ले लिया है। अब गुवन पूरी तरीके से फंस गया होता है, इसलिए वो पूरी सच्चाई पार्क को बता देता है। वो बताता है कि हम अचानक से पानी में गिरे और मेरी शक्तियाँ उसके हाथ में चली गयी, इसलिए अब तुम जाओ और इस लड़की के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ला के दो। इसके बाद गुवन वहाँ से चला जाता है। जब इस बार गुवन सोल कलेक्ट करने के लिए जाता है तो इस बार का पर्सन एक बॉडी बिल्डर होता है। गुवन उस बॉडी बिल्डर के पास जाने के बाद कहता है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब मैं तुम्हारी आत्मा को लेकर चला जाऊंगा। यहाँ पे गुवन के पास मैजिक नहीं होती है और वो बॉडी बिल्डर से उसकी आत्मा लेने आया होता है, इसलिए बॉडी बिल्डर और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वो मिलकर गुवन पे हमला कर देते हैं। पर गुवन भी कुछ कम नहीं होता है, वो भी उस बॉडी बिल्डर से लड़ने लगता है, पर बार बार वो मारता है और वो बार बार गुंडे खड़े होकर उससे लड़ने आ जाते हैं। उन गुंडों से बार बार लड़कर गुवन थक जाता है और उन सबको मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से बालकनी से कूद जाता है और फिर गुंडे और गुवन में मिडिल फिंगर की वार स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मिडिल फिंगर बार बार दिखाते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब हम दोई को देखते हैं जो कि इस समय डिस्चार्ज हो गई होती है और इस समय वो गुवन के बारे में सोच रही होती है कि मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे वो मुझे मिल जा रहा है, क्या वो मुझे अप्रोच कर रहा है। दोई को लगता है कि गुवन उस पर नजर रख रहा है और शायद इसीलिए मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे वो मुझे मिल जा रहा है। लगता है वो किसी प्लान के साथ ही मुझसे मिल रहा है। इस पे मिसिन कहती है कि कैसा प्लान, और तो और उसने मुझे तब बचाया था जब मैंने उसके एग्रीमेंट के लिए हाँ की थी। इससे लगता है कि वो किसी प्लान के साथ ही आया है। इसके बाद मिसिन दोई को बताती है कि जिस पर्सन ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में गलत लिखा था वो जूही थी, जिसकी वजह से हमारा 20% सेल नीचे गिर गया है। तो दोई कहती है कि उसके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। इसके बाद हम उस डीलर को देखते हैं जो कि कुछ टाइम पहले दोई को मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किलर अपने फेस बदल कर दोई को मारने गया था। इस किलर के रूम में काफी सारे लोगों की पिक्चर थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि इस किलर ने उन सारे लोगों को पहले ही मार दिया था और अब वो दोई को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये किलर दोई को किस लिए मारना चाहता है ये तो हमें ड्रामे में आगे चलकर पता चलेगा। बट जब ये किलर दोई को जान से मारने की कोशिश कर रहा था तब उसने कहा था कि तुम्हारे मौत का रीजन सिर्फ और सिर्फ अलमाइटी चूही है। ये किलर घर में अकेला होता है, तभी इसके दरवाजे पे किसी की नॉक करने की आवाज आती है, इसलिए बाहर जाता है और देखता है कि ये तो इस घर का ओनर है। वो ओनर से बात करने लगता है। ओनर को ये पर्सन थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इस ओनर ने इस पर्सन को यहाँ पे कभी नहीं देखा था, इसलिए ओनर उस पर्सन से पूछता है कि क्या जो लोग यहाँ पे रहते हैं तुम उनके साथ ही रहते हो। तो किलर झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ मैं उसी ग्रुप के साथ रहता हूँ। किलर यहाँ पे ओनर से बात कर करके परेशान हो जाता है, वो इससे बात करना नहीं चाहता है। तभी ओनर उसके हाथ में लगा हुआ खून देख लेता है और ओनर उस किलर से पूछता है कि क्या ये ब्लड है। तब किलर इसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैं ग्रुप के लिए कुछ तैयारियां कर रहा हूँ। किलर जब उस ओनर से बात करता है और उसके बिहेवियर को देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन से इसको मुश्किल होने वाली है, इसलिए वो चालाकी से ओनर को अपने घर में लेकर जाकर उसे मार डालता है। फिर अब हम दोही को देखते हैं जो कि अलमाइटी जू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रही होती है क्योंकि आज अलमाइटी जू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली होती है। यहाँ पे अलमाइटी जू को देखने के बाद दोही उस किलर के बारे में सोचने लगती है क्योंकि उस किलर ने कहा था कि मैं तुम्हें अलमाइटी जू की वजह से मार रहा हूँ।
हूँ। अब यहाँ पे अलमाइटी जू को शेयर्स के बारे में सारी बातें पता हो गई होती हैं, इसलिए वो दोई से पूछती है कि इसके पीछे कौन है। दोई तो पहले से ही जानती है कि इसके पीछे स्वान है, बट वो अलमाइटी जू को इसके बारे में नहीं बताती है और कहती है कि जब भी मुझे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है तो मैं आपको जल्दी बता दूंगी। अब इसके बाद दोई अलमाइटी जू के साथ उसके घर पे जाती है जहाँ पे ये दोनों पौधे लगा रहे होते हैं। तभी दोई फिर से उस किलर के बारे में सोचने लगती है और अलमाइटी जू से पूछती है कि क्या आपने कभी मुझे धोखा दिया है या फिर आपने मुझसे कभी कोई बात छुपाई है। ये बातें सुनकर अलमाइटी जू बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। इस क्वेश्चन को दोई फिर से अलमाइटी जू से कहती है और इस बार जब वो इस क्वेश्चन को सुनती है तब उनके फेस का रिएक्शन बदल जाता है और वो कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। इस पे दोई कहती है कि मुझे पता था, आप मेरे साथ कभी भी गलत कर ही नहीं सकती हो, एक आप ही तो हो जो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जोशियो आता है और एक फाइल को अपने आंट को दिखाता है, यानी कि वो फाइल अलमाइटी जू को दिखाता है। अलमाइटी जू इस पेपर को एक ही नजर देकर उसे लौटा देती है। तब जोशियो कहता है कभी तो मेरे काम की तारीफ कर लिया करो। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद दोई कहती है कि मैं भी काम पे जा रही हूँ। इन दोनों को साथ में देखकर अलमाइटी जू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हम सफर बन जाओ, बट यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद जोशियो कहता है कि मैंने अपनी कार नहीं लाई है, तुम मुझे अपनी कार से छोड़ सकती हो। तो जोशियो उसे अपने कार से लेकर जाने लगती है। कार के अंदर जोशियो, मिस सेन और दोई रहते हैं। यहाँ पे मिस सेन दोई से कहती है कि गुआन ने आपकी काफी मदद की है, इसलिए आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो दोई से कहती है कि ठीक है, मैं उसे पैसे दे दूंगी। इन दोनों की बातों को सुनकर जोशियो कहता है कि ये गुआन कौन है। तो दोई बताती है कि वही पर्सन है जिसके साथ मैं डेट पे गई थी। ये सुनकर जोशियो हैरान हो जाता है और अचानक से ब्रेक दबा देता है, जिसकी वजह से मिस सिन को चोट लग जाती है और उनके नाक से ब्लड आने लगता है। इसके बाद मिस सिन जोशियो को पीछे भेज देती है और खुद ही कार चलाने लगती है। इस पे दोनों पूछते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है। तो मिस सिन उन्हें बताती है कि मुझे चोट लगी है, बट जब तक मैं कार चलाती रहूंगी तब तक मैं ठीक रहूंगी। अब दोई जोशियो से पूछती है कि जब मैंने डेट की बात की थी तब तुमने अचानक से ब्रेक क्यों दबा दिया था। तो जोशियो उसे बताता है कि तुम्हारे जैसे लड़की के मुंह से डेट का नाम सुन के मैं शॉक्ड हो गया था। इसलिए मैं जोशियो के बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो दोई को पसंद करता है, इसलिए उसने ब्रेक लगा दी। बट जोशियो इस बात को बताना नहीं चाहता है और इसलिए वो दोई से कहता है कि तुम्हारे जैसी लड़की मतलब कि ऐसी लड़की जो कभी भी प्यार के बारे में बात नहीं करती है, जो अपने काम से ही प्यार करती है और जो कभी भी डेट पे नहीं जाती है, इसलिए मैं शॉक्ड हो गया। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी दोई उसकी टाई को देखती है जो कि अच्छी तरीके से बनी नहीं होती है, इसलिए उसकी टाई को ठीक करने लगती है, बट उससे उसकी टाई ठीक नहीं होती है और यहाँ पे ये सारे लोग मस्ती करते हुए जाने लगते हैं। अब फिर हम गुआन को देखते हैं जो डेमोन वाली बुक को लेकर बैठा होता है और उसमें वो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढता है। उसका प्रॉब्लम मतलब कि क्या कभी ऐसा हुआ है जब एक डेमोन की शक्ति किसी इंसान के अंदर चली गई है और उसे वापस लाने के लिए क्या करना होगा। वो नहीं जानता था कि आगे वो क्या करे जिससे कि उसकी शक्तियाँ वापस आ जाए, इसलिए वो इस बुक की मदद लेता है, बट इस बुक में भी उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो मिस्टर पार्क के पास फोन करता है और कहता है कि बताओ दोई के बारे में तुमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो वो गुआन को बताता है कि दोई का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, वो मेरे ही कंपनी की CEO है और इसे मिराई ग्रुप की प्रिंसेस कहा जाता है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहती है, इसलिए लोग उसे डेविल भी बुलाते हैं। और दोई अलमाइटी जू की फैमिली मेंबर नहीं है, वो किसी और की बेटी होती है, बट उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद अलमाइटी जू दोई को अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि दोई के जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने अलमाइटी जू की कंपनी के स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने बहुत ही मदद की थी। दोई बचपन से ही बहुत ही ज्यादा तेज थी, इसलिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इन सब में सबसे आगे रहती थी। उसने अपने करियर के स्टार्टिंग के दिनों में डिजर्व से स्टार्टिंग की थी और 7 सालों के अंदर ही वो कोरिया की बेस्ट कंपनी बन गई। इधर हम दोई को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर जा रही होती है। उसे देखकर सारे लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अंदर जाकर अपने एम्प्लॉय से अपनी कंपनी के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि उसकी कंपनी के 20% शेयर अभी डाउन में जा रहे थे, इसलिए वो अपने एम्प्लॉय से कहती है कि तुम सब अपना बस काम करो और मुझे स्वान को ढूंढ के लाके दो। तभी मिसेन दोई के पास आती है और कहती है कि मैंने स्वान का पता लगा लिया है। इसके बाद दोई स्वान से मिलने के लिए मिसेन से बातें करती है। तो मिसेन कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप अकेले मत जाओ। दोई मिसेन को बताती है कि मैं अपना काम अकेले करना पसंद करती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं अपना काम पूरी अच्छी तरीके से कर लूंगी। इधर हम पार्क को फिर से देखते हैं जो कि गुआन को बताता है कि दोई किसी भी रिलेशनशिप में लंबे समय तक नहीं रहती है, क्योंकि वो अपने काम से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और इसकी वजह से रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। मैंने दोई के बारे में बस इतना ही पता लगाया है। अब आप उसके साथ क्या करने वाले हो। तो गुआन उसे बताता है कि मैं उसे जाल में फंसाने वाला हूँ, जिसमें मैं माहिर हूँ। अब हम स्वान को देखते हैं जो कि एक न्यू ड्रेस ट्राई कर रही होती है और इसी शॉप के मैनेजर से कहती है कि दोई को कितना नुकसान हो गया होगा। तो वो मैनेजर उसे बताता है कि उसका नुकसान 260 मिलियन वॉन तक चला ही गया होगा। ये सुनकर स्वान खुश हो जाती है और दोई को जलाने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो उसके पास बुके भेजेगी। वह इस शॉप के मैनेजर से दोई के बारे में बातें कर रही होती है, तभी पीछे से दोई की आवाज आती है। दोई को देखकर स्वान घबरा जाती है और कहती है कि तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें अभी अपनी कंपनी में होना चाहिए। तो दोई कहती है मैं तो अपनी कंपनी को संभाल लूंगी, बट जो तुम्हारे साथ होने वाला है क्या तुम इससे संभाल सकती हो। ये कहकर दोई उस मैनेजर को वहाँ से बाहर कर देती है और इसके बाद स्वान की कुछ प्राइवेट फोटो उसके सामने रख देती है और इसके बाद वो स्वान को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर तुम अपने आदत से बाज नहीं आओगी तो तुम्हारी ये फोटो तुम्हारी माँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि मैं अलमाइटी जू से कभी भी कोई चीज नहीं छुपाती हूँ। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गुआन दोई के पास कॉल करता है और कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए तुम मुझसे आकर मिलो। तो दोई एक जगह डिसाइड करती है और एक जगह पे ये दोनों मिलने वाले होते हैं। यहाँ से जाने से पहले दोई स्वान को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है और कहती है कि अगर कल तक तुमने अपनी गलती नहीं सुधारी तो तुम्हारी ये फोटो हर सोशल मीडिया पे मैं छाप दूंगी और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा। और अगर तुम्हें लड़ना ही है तो अपने भाई से लड़ो, ना कि मुझसे लड़ना। अब हम अलमाइटी जू को देखते हैं जो कि गॉड से अपनी गलतियों की माफी मांग रही होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि अलमाइटी जू जिस गलती की वजह से गॉड से माफी
माफी मांग रही है उसकी रीजन दोही है। एक्चुअली में यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब दोही की मॉम डैड की कार एक्सीडेंट हुई थी तब वहीं पे अलमाइटी जू भी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम पार्क को देखते हैं जो कि अकेला बैठा होता है और गोवन के बारे में सोच रहा होता है कि गोवन लोगों को बहलाने में और अपने बातों में फंसाने में एकदम माहिर है। तभी हम पार्क के पिछले लाइफ को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि इस टाइम पार्क जिस काम को कर रहा होता है उसमें उसे काफी ज्यादा घाटा हो गया होता है। तभी वहाँ पे गोवन आता है और वो पार्क को अपनी बातों में फंसाकर उसे लालच देता है कि वो उसे अमीर कर देगा। इसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे उससे साइन करा लेता है। बट जैसे ही गोवन उसे साइन कराने के लिए उसके ब्लड लेता है तब उसे पिछला लाइफ उसका याद आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि पार्क वही मछुआरा होता है जिसे गोवन लालच देकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कराया होता है। गोवन की वजह से इस लाइफ में पार्क बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है और वो बहुत सारी मछलियों को खाता है। बट एक दिन वो मछली खाते खाते मर जाता है और उसके बाद वो नर्क में जाता है जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ उसे पनिश करती हैं। और अगली बार फिर से जब पार्क जन्म लेता है वैसे ही गोवन उसे फिर से फंसा देता है और वो फिर से एक बार मर जाता है। अब पार्क अपने इस लाइफ में भी गोवन के साथ ही है। यहाँ पे पार्क गोवन के बारे में अपने आप से ही बात करता है। तभी वहाँ पे गाउन आ जाती है और वो उसे चाकू की नोक पे सारी बातें उससे पता कर लेती है कि कैसे गोवन के हाथ से उसका मैजिकल टैटू दोही के हाथ में। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोही गोवन को जिस जगह पे मिलने के लिए बुलाई होती है वो उस जगह पे पहुंच जाती है और जब वहाँ पे गोवन उसे नहीं दिखता है तब वो गोवन के बारे में सोचती है कि शायद गोवन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। गोवन के बारे में ऐसा सोचते हुए दोही उसे कॉल लगाती है। बट तभी हम गोवन को देखते हैं जो कि दोही के पीछे से आ रहा होता है। इस समय गोवन बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है इसलिए दोही उसे देखती ही रह जाती है। गोवन उसके पास आता है और आके उसके कॉल को कट करता है। बट अभी भी दोही गोवन के हैंडसम से फेस में खोई रहती है और उसे कहती है कि तुमने ये कैसे कह दिया था कि तुम बीमार हो, तुम्हारा चेहरा तो चमक रहा है। ये सुनकर गोवन दोही के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि क्या सच में मेरा चेहरा चमक रहा है। इसके बाद दोही गोवन को कुछ पैसे देती है कंपनसेशन के तौर पे पिछले जो कुछ भी उसने उसके साथ किया उसके लिए। बट गोवन उस पैसे को लेने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे जितने ही पैसे हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो दोही गोवन से पूछती है कि ठीक है तुम्हें पैसे अगर नहीं चाहिए तो बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें एग्रीमेंट पे साइन चाहिए? वैसे भी तुम देखने से तो एकदम फिट एंड फाइन लग रहे हो। इसके बाद गोवन कहता है कि अब हमारे बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है और बहुत ही अजीब तरीके की फीलिंग आ रही है, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कह के वो दोही के हाथों को पकड़ता है और उसके और भी नजदीक चला जाता है। इसमें ये दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। सीन कट होता है और हम फिर इन दोनों को कार के अंदर देखते हैं। गोवन दोही को कहीं पे लेकर जा रहा होता है। दोही गोवन से कहती है कि तुम अपने मन में मेरे लिए कुछ ख्याल मत बना लेना, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करूंगी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हेल्प करने के लिए आई हूँ क्योंकि तुमने कंपनसेशन नहीं लिया। दोही गोवन से ये बातें कर ही रही होती है तभी गोवन दोही का हाथ मांगता है। इस पे दोही कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा है, इसलिए वो अपना हैंड उसे दे देती है। तब गोवन उसे कहता है कि तुम्हारा ये हैंड नहीं, तुम्हारा बगल वाला हैंड मुझे चाहिए। और गोवन दोही के उस हैंड को पकड़ता है जिसमें उसका टैटू ट्रांसफर हो गया था और उसके बाद उसके अंदर मैजिक आ जाती है। मैजिक मिलने के बाद गोवन बहुत ही फास्ट कार चलाता है और उसके बाद से वो कहीं पे जाने लगता है। एक्चुअली में गोवन उस आदमी के पास जा रहा होता है जिसकी जान कुछ ही टाइम के अंदर लेनी है और अगर गोवन अपना काम नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम दूसरी तरफ उसी बॉक्सर को देखते हैं जिसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को कचरे में फेंक कर अपने दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि वो घूमने के लिए कहाँ जाएंगे। तभी वहाँ पे गोवन आता है जो बहुत ही फास्ट कार चला रहा होता है। वो बहुत ही स्टाइल के साथ अपनी कार को मूव करता है और उसके बाद वो उस बॉक्सर की तरफ अपने हाथ से ऐसे इशारा करता है कि जैसे उसके हाथ में सचमुच का कोई गन हो और उस गन से उस बॉक्सर को मार रहा है। इसके बाद ये बॉक्सर यहीं पे मर जाता है और गोवन दोही को अपने साथ लेकर चला जाता है। दोही गोवन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा था और अब मुझे तुम कहाँ पे लेकर जा रहे हो? तो गोवन कहता है कि बस एक जगह जाना है जहाँ मुझे तुमसे काम है। इसके बाद वो गोवन को एक ऐसी जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे कार के अंदर कुछ लोग रोमांस कर रहे होते हैं। यहाँ दोही को लगता है कि गोवन उसके साथ रोमांस करना चाहता है इसलिए उसे यहाँ पे लेकर आया है। इसलिए दोही उसे कहती है कि हम अभी तो मिले हैं, हमारे बीच में ज्यादा जान पहचान भी नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। दोही को इस जगह पे गलतफहमी हो गई होती है बट गोवन उसके पास आकर कहता है कि चलो हम चलते हैं और इसके बाद वो दोही को बीच पे लेके जाता है जहाँ पे ये दोनों आपस में बातें करते हैं। यहाँ पे गोवन दोही के हाथ को पकड़ कर कहता है कि क्या तुम सांसें रोक सकती हो और इसके बाद उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दोही को ऐसा लगता है कि वो उससे किस करना चाहता है बट तभी गोवन दोही का हाथ पकड़ता है और पानी में उसे लेकर कूद जाता है और अंदर जाने के बाद वो उस मैजिक को अपने हाथ में ट्रांसफर करने के लिए बार बार बोलता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इस समय गोवन बहुत ही ज्यादा टेंस होता है। उसे ऐसा लगता है कि पिछली बार की तरह अगर फिर से वो पानी में जाएगा और उसके हाथ को पकड़ेगा तो उसका मैजिक टैटू उसे वापस मिल जाएगा। बट गोवन को पता नहीं होता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है उसके चक्कर में वो दोही के हैंड को बहुत ही कसकर पकड़ा होता है और दोही ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसलिए दोही गोवन को पैर से उसे मारती है और उसके बाद गोवन से अपने हाथों को छुड़ाकर वो पानी से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद गोवन भी पानी से बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर मेरा मैजिक टैटू फिर से मेरे पास क्यों नहीं आया। इस समय दोही बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और वो बहुत ही ज्यादा टेंस भी होती है, इसलिए वो गोवन को क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम इस तरीके से मुझे पानी के अंदर कैसे लेकर चले गए? एक तुम हो जिसकी वजह से मैं 2 बार पानी में डूबते डूबते बची हूँ और एक वो पर्सन है जो मुझे जान से मारना चाहता है। आखिर मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? इस टाइम दोही के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और इसलिए वो बहुत सारी बातें गोवन को सुनाने लगती है। साथ ही वो कार से अपना बैग निकालकर गोवन को बहुत सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। दोही के जाने के बाद गोवन अपनी कार के अंदर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर इस तरीके से मेरा मैजिक वापस नहीं आएगा तो इसके लिए मुझे अब क्या करना होगा। इस टाइम गोवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे पार्क आता है और उसे देखकर गोवन पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पार्क बताता है कि आप ही ने तो
मुझसे कहा था कि तुम दोई पे नजर रखना, इसलिए मैं उस पे नजर रख रहा था। आपने कहा था कि आप दोई को फंसाओगे, बट आपने ये क्या किया, उसे पानी के अंदर ही डाल दिया। गुवन पार्क की बातों का कोई आंसर नहीं देता है और वहाँ से दोई को ढूंढने लगता है, क्योंकि दोई जब तक उसके साथ रहेगी तभी तक वो अपने मैजिक का यूज कर सकता है, और अगर उसने अपने काम को पूरा नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और ये पनिशमेंट उसके लिए बहुत ही बुरी होगी। अब हम दोई को देखते हैं जो कि टैक्सी से अपने घर जा रही होती है, और दूसरी तरफ हम उस किलर को भी देखते हैं जो एक फोन को लॉकर में रख रहा होता है, और ये फोन उसी पर्सन का होता है जो दोही के पास कॉल किया होता है उसे सीओ बनाने के लिए, और इसी पर्सन को भी इस किलर ने ही मारा था। ये किलर जब फोन को लॉकर में रख देता है तब एक दूसरा पर्सन आता है और उस फोन को वहाँ से लेकर जाकर अपने बॉस को दे देता है। बॉस का चेहरा इस वक्त हमें नहीं दिखाया जाता है, बस बॉस के हमें कुछ पार्ट दिखाई देते हैं, और वो उस फोन को चेक करता है जिसमें लास्ट कॉल दोही की होती है। अब हम गायोन को देखते हैं, ये भी दोही के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डांस कर रही होती है। इसके बाद हम अलमाइटी जू और इसके सारे फैमिली मेंबर को देखते हैं, जहाँ अलमाइटी जू अपने किए गए गलती की माफी मांगती है, वहीं उनके फैमिली के सारे मेंबर की पर्सनालिटी हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये जैसा दिखाते हैं वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर से हम दोई को देखते हैं जो बहुत ही टेंस होती है और रोड को क्रॉस कर रही होती है। तभी वो न्यूज देखती है कि जिस पर्सन से वो मिली थी उस पर्सन ने अपने आप को फांसी लगा ली। ये न्यूज देखकर दोई वहीं पे रुक जाती है। तभी एक बाइकर आता है और उसके ऊपर एसिड फेंकता है, बट एन मौके पर वहाँ पे गुवन आ जाता है और उसे उस एसिड से बचा लेता है। वो तो सामने आकर दोई को बचा लेता है, बट उस पे कुछ एसिड जाकर गिर जाता है। इस वक्त गुवन दोई के हाथ को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका मैजिक अभी काम कर रहा था। इस समय सारी गाड़ियां बहुत ही तेजी से चलती हैं, बट ये दोनों आपस में ही खो जाते हैं। इसके बाद दोई अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस पे भरोसा करूं, मैं किस पे ना। मैं इस राह पे आ चुकी हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए, बट मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ तब मुझे गुवन आकर बचा लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुवन पे भरोसा रखना चाहिए। और भी गुवन उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरी एक कीमती चीज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना और भी ध्यान रखो। तभी दोई गुवन के उस घाव को देखती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तभी गुवन उसका हाथ थाम लेता है और गुवन की जादुई शक्तियाँ फिर से काम करने लगती है और वो अपने घाव को ठीक कर लेता है। ये सारी चीजें दोही देखती है और ये देखकर तो दोही पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। फिर वो गुवन से पूछती है कि कौन हो तुम। तो गुवन यहाँ पे दोही को सारी सच्चाई बता देता है और वो बताता है कि मैं एक डेमोन हूँ, तुम इंसान हमें डेविल कहते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से दोही को देखते हैं जो कि इस समय स्टेशन के अंदर होती है और डिटेक्टिव से वो सारी बातें बताती है जो कि कुछ टाइम पहले हुआ था। डिटेक्टिव चेक करके बताते हैं कि हाँ, हमें वहाँ पे एसिड मिला था। वो एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, अगर वो आपके फेस पे पड़ जाता तो आप शायद अपनी जान भी खो सकते थे। वैसे क्या आपकी नजर में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आपकी दुश्मनी है? क्योंकि उस अटैकर को तो देखने से ऐसा लगता है कि उसने आपको अपना टारगेट बना लिया है, इसलिए अगर आपको किसी पे शक हो रहा है तो आप हमें बता दें। डिटेक्टिव की ये बातें सुनकर दोई फिर से उस पर्सन के बारे में सोचने लगती है जो उसे इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहा था और कुछ टाइम पहले ही मर गया। दोई उस पर्सन के बारे में सोचती है और डिटेक्टिव से कहती है कि ऐसा कोई नहीं है। दूसरी तरफ हम गुवन को देखते हैं जो कि ये भी स्टेशन के अंदर होता है और दोही का इंतजार कर रहा होता है और उसके बगल में एक ड्रंक पर्सन होता है जो कि इस समय नींद में होता है और वो गुवन के कंधे पे सर रखने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो ऐसा करता है गुवन उस इंसान को झट से वहाँ से हटा देता है और कहता है कि ये इंसान कितने बेकार होते हैं। तभी वहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है और गुवन को चाय देता है। गुवन उसे देखकर कहता है कि मैं इंसानों की ये बकवास चीजें नहीं पीता हूँ। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि तुम और तुम्हारा ये एटीट्यूड। इसके बाद गुवन सोचता है कि आखिर दोई को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तभी अचानक से टेबल्स के नीचे से एक अजीब सी पागल जैसी कैदी निकलती है, जिसे देखकर तो गुवन डर जाता है और उसके बाद ये लेडी उस कॉफी को उठाकर पीने लगती है और इसके बाद वो गुवन से कहती है कि तुम्हारी लाइफ की रस्सी इस टाइम ऐसी है कि वो कभी भी टूट सकती है और तुम कभी भी मर सकते नहीं लगता है। और गुवन कहता है कि क्या ये फिरल में आए हैं या फिर पार्टी में। दो ये सीन देखकर यहाँ से जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सीरियल किलर भी आया होता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में होता है और वो दोई पे नजर रख रहा होता है और फिर वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम दोई को देखते हैं जो कि उस गार्डन को देखती है जहाँ पे अलमाइटी जू और वो एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। तभी वहाँ पे अलमाइटी जू का पोता आता है और वो वहाँ पे स्मोक करने की कोशिश करता है। दोई उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि अलमाइटी जू को सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं थी। तो वो कहता है कि वो तो मर गई और ये सारी चीजें बहुत ही जल्द मेरी होने वाली है, तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गुवन आ जाता है। गुवन को देखने के बाद वो लड़का पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब गुवन से बताता है कि ना ही मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ना ही मैं इसका एक्स हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो हमेशा इसके साथ रहने वाला हूँ। और उसके बाद अलमाइटी जू का पोता वहाँ से जाने लगता है। तभी गुवन दोई के हाथ को पकड़ता है और मैजिक करता है, जिसकी वजह से वो दरवाजे में लड़ जाता है और ये देखकर दोई हंसने लगती है। इसके बाद गुवन दोई से बात करता है ताकि दोई को अच्छा लगे। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और सभी फैमिली मेंबर को अंदर घर में बुलाते हैं और यहाँ पे वो बताते हैं कि अलमाइटी जू के बॉडी से हमें डिक्लेनफ्लेर नाम की एक मेडिसिन मिली है। ये सुनकर दोई कहती है कि वो मेडिसिन तो अलमाइटी जू ले ही नहीं सकती है क्योंकि उस मेडिसिन से उन्हें एलर्जी है। ज्यादा समय न गवाते हुए दोई को पता चल जाता है कि अलमाइटी जू को शायद किसी ने मार डाला है, इसलिए वो कहती है कि हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। बट इस घर के जितने भी लोग होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना होता है कि अगर हम इन सारी बातों को बाहर लाएंगे तो इससे हमारी
सारी कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए फैमिली का कोई भी मेंबर इस बात को बाहर नहीं लाता है। बट जो दोई होती है वो बाहर जाकर सारे लोगों को बता देती है कि अलमाइटी जू की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें किसी ने मारा था। ये सुनने के बाद भी यहाँ पे आया कोई भी पर्सन रिएक्ट नहीं करता है। इससे दोई को पता चल जाता है कि इनमें से सारे लोग मिले हुए हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे लॉयर आते हैं और वो अलमाइटी जू की वसीयत को पढ़ने लगते हैं। यहाँ पे आए सारे लोगों को पता होता है कि अलमाइटी जू ने सारी अपनी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे के नाम ही की होगी, बट हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अलमाइटी जू अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने सारे शेयर्स को दोई के नाम कर दिए होते हैं, इसलिए अलमाइटी जू के जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और अलमाइटी जू की बेटी तो दोई पे हमला करने जाती है, बट बीच में गोवन आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद दोई अलमाइटी जू की फोटो की तरफ देखकर कहती है कि आपको जिसने भी मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस वसीयत में ये भी लिखा था कि दोई अगर 1 साल के अंदर किसी से शादी नहीं करती है तो ये सारी प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलेगी और ये सारी प्रॉपर्टी विल फेयर फाउंड में चली जाएगी। इसलिए दोई गोवन के पास जाती है और उसे शादी के लिए पूछती है। वो उसे वहीं पे प्रपोज करती है, बट गोवन उसे मना कर देता है। रिजेक्ट होने के बाद दोई को एम्बैरेस फील होता है और वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। तब गोवन भी उसके पीछे जाता है तो दोई उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो गोवन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखता हूँ। और उसके बाद वो स्माइल करता है। गोवन की इस स्माइल को देखकर दोई इरिटेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे गोवन भी जाता है। अब हम फिर से उन छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि एक बार फिर से वाइन की बोतल को लेकर लड़ रहे होते हैं। तभी रूम में कोई आता है और उनकी आहट सुनकर ये दोनों बच्चे टेबल के नीचे छुप जाते हैं। अब कमरे में अलमाइटी जू के बेटे और बेटी आते हैं और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि मॉम ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ पे अलमाइटी जू की बेटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो अपने भाई से कहती है कि हमें किसी भी तरीके से सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करनी होगी। तब अलमाइटी जू का बेटा कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मॉम ने हमारे हिस्से के शेयर्स हमें दे दिए हैं और इसके अलावा लीगली हर एक चीज को वो दोही के नाम करके चली गई। इसके बाद अलमाइटी जू का बेटा टेबल पे रखी हुई एक चश्मे को देखता है और जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अलमाइटी जू के बेटे ने गलती से किसी को मार दिया होता है, इसलिए अलमाइटी जू फोन पे किसी को बताती है कि अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो इसे इसकी सजा मिलेगी ही। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे अलमाइटी जू की बेटी कहती है कि भाई तुम्हें मॉम ने तो फिर से साइड कर दिया। तो अलमाइटी जू का बेटा कहता है कि अगर मॉम ऐसा चाहती है तो मैं ऐसा ही करूंगा। अलमाइटी जू का बेटा ऐसा बोल रहा था, बट उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि उसे ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब हम इसके बेटे को ग्रीन हाउस के अंदर देखते हैं जहाँ पे ये मना करने के बावजूद भी सिगरेट पी रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक कमीना पर्सन है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोई और गोवन को कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे गोवन दोई को उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है और जैसे वह दोई से बात करने जाता है दोई उसे बीच में ही रोककर कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाना। तो गोवन दोई से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम पीछे क्यों बैठी हो। तो दोई कहती है कि मेरी मर्जी, मुझे जहाँ मन करेगा मैं वहाँ बैठूंगी। अब यहाँ पे दोई गोवन के सामने एम्बैरेस फील करती है, इसलिए वो उसे बार बार कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ तुमने मुझे रिजेक्ट किया, ये सारी बातें तुम भूल जाना। बट गोवन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि मैं तो इन सारी चीजों को कब कब भूल गया हूँ। यहाँ की सिचुएशन को थोड़ा अच्छा करने के लिए दोई कहती है कि सॉन्ग प्ले करो। तब गोवन जो सॉन्ग को बजाता है उस सारे सॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ शादी की ही बात होती है, इसलिए वो बार बार सॉन्ग को चेंज करता है। बट जब भी वो सॉन्ग को चेंज करता है सारे सॉन्ग शादी से रिलेटेड होते हैं और इससे वो दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं। अब गोवन दोई को उसके घर ड्रॉप कर देता है और यहाँ पे दोई उसे फिर से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उन सारी चीजों को तुम भूल जाना, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोई के जाने के बाद गोवन देखता है कि उसने अलमाइटी जू के लेटर को तो यहीं पे छोड़ दिया, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। इधर रूम में आने के बाद दोई गोवन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे कहती है कि अगर उससे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और उससे मुझे शादी नहीं करनी है तो वो बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है और क्यों मुझे वो हर बार बचाता है। यहाँ पे दोई गोवन के बारे में चीख चीख कर बातें करती है, बट उसे पता नहीं होता है कि बाहर गोवन दरवाजे पर खड़ा है और वो दोई की सारी बातों को सुन रहा है। अब यहाँ पे गोवन अंदर जाने की 1 से 2 बार कोशिश करता है, बट जब भी वो कोशिश करता है अंदर से दोई की आवाज आती है कि अगर वो आया ना तो उसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर दूंगी। ये सुनकर गोवन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी बेल बजती है और दोई को ऐसा लगता है कि शायद गोवन आ गया है, बट जब वो दरवाजा खोलती है तब वो गोवन नहीं होता है, वो जोसियुक होता है। और यहाँ पे ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं अलमाइटी जू के बारे में। जोसियुक दोई से कहता है कि कंपनी के लोगों ने ऑडिट टीम को बनाने से मना कर दिया है ताकि उनका फ्रॉड हमें पता न चल जाए। तब दोई कहती है कि कंपनी में चल रहे फ्रॉड का पता लगाने के लिए और अलमाइटी जू को किसने मारा, इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए मुझे चेयरवुमन बनना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे एक ऑडिट टीम बनानी होगी। तब जोसियुक उससे कहता है कि तुम इन सारी चीजों से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे जान का खतरा हो सकता है। तो दोई कहती है कि मैं अभी खतरे में हूँ, अगर मैंने अलमाइटी जू को उस इंसान के बारे में नहीं बताया होता तो शायद अलमाइटी जू अभी जिंदा होती। इसके बाद जोसियुक दोई से कहता है कि आखिर तुमने उस लड़के से शादी के लिए क्यों कहा, क्या तुम उसे पसंद करती हो, तुम तो उसे एक ही बार मिली हो। तो दोई कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं उस इंसान पे भरोसा करती हूँ और उसने मेरी कई बार जान बचाई है, इसलिए मैं उसका साथ चाहती थी। तो जोसियुक कहता है कि क्या इसीलिए तुमने उस पर्सन को अपना बॉडीगार्ड बनाया था। तो दोई कहती है कि हाँ इसीलिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोवन अपने ऑफिस जाता है जहाँ पे पार्क उससे पूछता है कि अमीर लोगों का फ्यूनरल
कैसे होता है, प्लीज आप मुझे उसके बारे में बताओ। तो गुवन उसे कहता है कि वहाँ पे फ्यूनरल थोड़ी चल रहा था, वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी हो रही है। इसके बाद गुवन दोही के बारे में पार्क को बताता है और कहता है कि कैसी लड़की है वो, पहले तो मैं उसका बॉयफ्रेंड बन गया, अब वो चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं। ये सुनकर पार्क शॉक्ड हो जाता है और गुवन को एक मूवी के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक मूवी है बॉडीगार्ड की, जिसमें हीरो बॉडीगार्ड रहता है और हीरोइन सिंगर रहती है। ये दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, बट धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। तो गुवन कहता है कि हमारे बीच में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जब कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, उसके बाद उसने ये कहा था कि उसने ये सारी बातें नींद में कह दी थी। ये सुनकर पार्क कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब इंसान नींद में होता है और ड्रंक होता है तब वो सच बात कहता है। ये सुनकर गुवन कहता है कि हटो यहाँ से, ये प्यार व्यार सब बकवास की बातें होती है। एक तो इंसान दिमाग से पैदल होता है और वो प्यार करके और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तब पार्क कहता है कि अगर आपने किसी से प्यार किया होता तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते और आप एक डेमोन की जगह पे एक गार्डियन एंजल बन गए होते। पार्क की ये सारी बातों की वजह से गुवन इरिटेट हो जाता है और कहता है कि जाओ और जाके तुम अपना काम करो। तो पार्क कहता है कि मैंने तो बहुत ही पहले ही अपना पूरा काम कर दिया था, अब आप जाकर अपना काम करो, उस टेबल पे रखी सारी फाइल्स को साइन करो। तो गुवन कहता है कि क्या सच में मुझे इन सारे फाइल्स को साइन करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोसियुक दोई के सोफे पे सोने जा रहा होता है, तभी दोई आकर कहती है कि मैं ठीक हूँ और तुम अपने घर चले जाओ। तो जोसियुक कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे हूँ, जब भी तुम्हें किसी की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तो दोई उसे कहती है तुम्हें पता है ना, जब भी कोई पर्सन मेरे आसपास रहता है तब मैं सो नहीं पाती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। दोई की बात सुनकर जोसियुक यहाँ से जाने लगता है, बट जाने से पहले वह दोई के फोन में अपने नंबर को इमरजेंसी कॉल में सेव करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम दोई को देखते हैं जो कि अपना फोन चेक कर रही होती है, तभी उसके ग्रुप चैट में काफी सारे लोग उसके शादी के बारे में पूछने लगते हैं, साथ ही उस लड़की के बारे में भी पूछते हैं। तो दोई उनसे पूछती है कि तुम सबको इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता। तो वो पर्सन बताता है कि अभी ये टॉपिक सोशल मीडिया पे आग की तरह फैला हुआ है, किसी ने किसी को प्रपोज किया बट उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब हम दूसरी तरफ गुवन को देखते हैं जो कि उस सारी रखी फाइल को साइन कर रहा होता है और बहुत ही थक गया होता है, क्योंकि इससे पहले गुवन इन सारी चीजों को अपने मैजिक की वजह से करता था, बट इस समय उसकी मैजिक नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें उसे खुद ही करनी पड़ रही है। इसके बाद पार्क गुवन से पूछता है कि आखिर आपने दोही के बारे में क्या सोचा, उसके प्रपोजल के बारे में आप क्या करने वाले हो। तो गुवन कहता है कि मैं उस लड़की का बॉयफ्रेंड ही बन गया, यही उसके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैं एक महान डेवन हूँ और मैं एक इंसान से शादी करूँ, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी गायोन हाथ में तलवार लेकर आती है और दोई की फोटो को दिखाकर कहती है कि आखिर उस लड़की ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया। और तभी दोई गुवन के पास कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब गुवन उसके पास जाता है तब वो देखता है कि उसने रात के समय में सन ग्लासेस पहने हुए थे। वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने इस समय सन ग्लासेस क्यों पहने, क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो। तो गुवन उसके फोटोज को दिखाते हुए कहती है तुमने तो मुझे सेलिब्रिटी ही बना दिया, इसकी वजह से मैं कहीं पे भी जा नहीं सकती हूँ। फिर गुवन उस फोटो को देखता है और कहता है कि इसमें तो मेरे फेस को ब्लर कर दिया है, अगर मेरे फेस को दिखाया होता तो इस पे रिच और भी ज्यादा बढ़ गई होती। इसके बाद दोई गुवन से कहती है कि तुम्हारे वजह से मैं बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गई हूँ। तो गुवन उसे कहता है कि आखिर तुमने उस वक्त मुझसे प्रपोजल के लिए क्यों पूछा था, वहाँ पे तो बहुत सारे लड़के थे। फिर दोई इस पे कुछ नहीं कह पाती है। तो गुवन उसे कहता है कि क्या ये बात सच है, जब इंसान नींद में होता है या फिर वो ड्रंक होता है तब वो सच्ची बातें करता है। तो दोई से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस बात को भूल जाओ, अगर तुम लास्ट इंसान भी होगे तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो गुवन उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तुमसे बच गया। ये सुन दोई गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है।